आप देख रहे हैं योर स्टॉक। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और मेरे साथ है मेरे सहयोगी प्रशांत पांडे। और इस खास पेशकश में गुड मॉर्निंग इस पेशकश में अगले 1 घंटे हम आपके सवालों के जवाब देने वाले हैं। और इसीलिए अगर आप भी कोई स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन को लेकर हमसे, हमारे एक्सपर्ट से सलाह चाहते हैं तो झटपट अपने सवाल हम तक पहुंचा लीजिए। बाजार का भी चेक लेंगे, लेकिन उससे पहले एक्साइटेड ईद के लिए? बिल्कुल एक्साइटेड और शीर कुरमा के लिए मैं एक्साइटेड हूं वैसे। अच्छा, इसमें शीर कुरमा बढ़ता है ना? शीर कुरमा है, सेवैयां है और ईदी भी मिल जाती है लोगों को तो। बिल्कुल ईदी का तो खास इंतजार रहता है। चलिए झटपट एक बाजार का चेक लेते हैं, उसके बाद जुड़ेंगे दर्शकों के साथ। लेकिन अपने सवाल आप हम तक कैसे पहुंचा सकते हैं, तो तमाम डिटेल्स आपके स्क्रीन पे हम फ्लैश कर रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं एक व्हाट्सएप नंबर है और साथ ही सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म जहां पर हम लाइव होते हैं। खासतौर से इस वक्त यूट्यूब पर, क्योंकि हम भी आपको देख सकते हैं। आप सवाल जब छोड़ते हैं कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पर, तो अपने सवाल डालते रहिए, एक एक करके आपको लाइव सलाह देंगे आपके सवालों पर। बाजार का एक चेक ले लेते हैं। 22,700 निफ्टी और यहाँ पर सेंसेक्स हम देख सकते हैं लगभग 200 अंकों की तेजी, 74,800 के ऊपर फिलहाल। बैंक निफ्टी आप देख सकते हैं लगभग 145 अंक ऊपर, 45,898 के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। 178 एडवांसेस और 1,084 हम देख रहे हैं डिक्लाइंस की ओर फिलहाल रुख जाता हुआ। बीपीसीएल लगभग 3.25% ऊपर, हिंडाल्को में 2% की तेजी, कोल इंडिया, टेक महिंद्रा, कोटक महिंद्रा बैंक, टाटा स्टील में हम देख सकते हैं लगभग 2 से 1.5% की तेजी के साथ कारोबार। जहां कमजोरी है आज के सेशन में निफ्टी लूजर्स अगर हम देखें तो डीवी स्लैब लगभग 1.5% नीचे, एचडीएफसी लाइफ 1.25%, सिप्ला 1.5%, सन फार्मा और ब्रिटानिया जैसे काउंटर्स में हम देख रहे हैं 1% की कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर मेटल हम देख रहे हैं कि काउंटर्स में चमक है। एनएमडीसी, हिंदुस्तान जिंक 3 से 6% ऊपर, हिंडाल्को नाल्को में भी हम देख रहे हैं 2-3% तक की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। चलिए झटपट सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे दोनों ही मेहमानों का स्वागत भी हम कर देते हैं। हमारे साथ आज जीजी फाइनेंशियल के गौरांग शाह और अरिहंत कैपिटल के रत्न गोयल जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। गौरांग, क्या बोलिएगा बाजार के लिए आज? क्या कहने बाजार के कविता, और क्या कहना है। मेरे ख्याल से जिस प्रकार से पिछले 10 दिनों में हमने करीबन निफ्टी की खाली बात करें तो 660 पॉइंट के आसपास की बढ़त देख ली हमने, और हमने वो स्तर भी हासिल कर लिया जो हमारा अनुमान था कि शायद उसके ऊपर जाने के लिए थोड़ी कठिनाई होगी। और इसी हफ्ते सोमवार को भी हमने बाजार को लेकर के हमारे ही चैनल 18 स्वदेश में एक टिप्पणी करी थी कि थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली, थोड़ा बहुत दायरेबंद कारोबार अगर बाजार में होता है तो बाजार की सेहत के लिए अच्छा है। हमने करीबन 22,800 के स्तर के पास गए थे, 3 या 4 अंक से चूक गए थे, और फिर वहां से हमने थोड़ा बहुत करेक्शन देखा कल। अनुमान यही है कि थोड़ा दायरेबंद कारोबार हो, और वो दायरा बाजार का निफ्टी स्पॉट की अगर आप बात करें तो 22,600, 22,550 नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ जो पड़ाव हमने कठिनाई की थी पार करने में 22,800 का, ये एक ऊपरी स्तर होगा जहां पर मुनाफा वसूली हावी हो सकती है। कल छुट्टी है कविता, तो छोटा हफ्ता है, और शुक्रवार को चौथी और अंतिम तिमाही इस वित्तीय वर्ष पिछले वित्तीय वर्ष की नतीजे आना शुरू हो जाएगा। टीसीएस आगाज करेगा, तो वहां से मेरे ख्याल से थोड़ी दशा और दिशा कंपनी के आधार पर किस प्रकार से परिणाम आते हैं वो देखना मेरे ख्याल से जायज रहेगा। ठीक है, तो ये एक विस्तृत नजरिया जो है गौरांग सर का आपके सामने आता हुआ, और नतीजों पर भी बाजार की नजर रहेगी। बाजार का बर्ताव जो होगा वो नतीजों के आधार पे कंपनी स्पेसिफिक भी हमें नजर आ सकता है। चलिए अब आपके सवालों को शामिल करते हैं। अजय शाह साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं बड़ौदा से। अजय जी गुड मॉर्निंग, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। सर जी नमस्कार, बहुत ही आभार आपका, मेरे को लिया कॉल पे। जी जी धन्यवाद। सर जी मेरे पास ये क्या बोलते हैं स्टार लाइफ इंश्योरेंस का है। ठीक है सर जी, मैंने आईपीओ के भाव पे लिया, अभी तक वही भाव पे चल रहा है। सब ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, इसका कोई डिस्कस क्यों नहीं कर रहा है? कोई भी शेयर में कभी भी इसकी कोई हो ही नहीं कर रहा डिस्कस ये चीज। ठीक है, आईपीओ के भाव पे आपको लगा था। वैसे चर्चाएं होती रहती हैं, हो सकता है कि आपके समय के अनुसार वो चर्चाएं आप तक नहीं पहुंच पाती हैं, फिर भी आज हम व्यू देंगे। दूसरा भी स्टॉक है कोई आपका? हाँ बीपीसीएल है सर। दूसरा मैंने वो लिया है 600 के भाव में लिया है, 35 से लिया हुआ है। ठीक है, स्टार हेल्थ आईपीओ मतलब 900 के आसपास आपकी खरीदारी। हाँ साहब जी। ठीक है, हाँ ठीक है।
तो नजरिया लंबी अवधि का ही मान के चलें फिर तो जब अगर आपने आईपीओ के लेवल से जी। होल्ड किया। हाँ साहब जी, बहुत टाइम हो, कुछ कंपनी नहीं कुछ डिविडेंड दे रही, कुछ नहीं, कोई भी ठीक इसके है, ऊपर कोई जल्दी कोई बोलता ही नहीं है ये शेयर के ठीक ऊपर भी। ठीक है, ठीक है। गौरांग सर, जरा नजरिया दीजिए। स्टार हेल्थ आईपीओ के दर पे इनको लगा था और तब से ये इसमें बरकरार हैं, कह रहे हैं कि इस पर कोई खास व्यू आ नहीं पाता अब तक इनके सामने। और दूसरा स्टॉक बीपीसीएल है जो कि 600 के भाव पे इन्होंने खरीदा हुआ है। शान जी धन्यवाद, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। स्टार हेल्थ नॉन लाइफ ज्यादातर मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह में कामकाज करती है, और इनका जो निवेश है पहले तो वो काफी ऊपरी स्तर पर है। 900 के आसपास निवेश और मौजूदा स्तर 550 560 के आसपास। कुछ दिक्कतें आई थी प्रशांत इस कंपनी को लेकर के, जहां तक इनका जो टाइप है उसका सवाल है। हॉस्पिटल के साथ जो इलाज मरीज का होने के बाद जो भुगतान करना पड़ता है उसको लेकर के काफी चिंताएं थी, और कुछ हॉस्पिटल्स ने यहाँ पर पाबंदियां भी लगा दी थी जहां तक स्टार मेडिकल इंश्योरेंस का सवाल है। अब वो सब इतिहास हो चुका है, और मेरे ख्याल से मार्केट शेयर को लेकर के भी थोड़ी दिक्कत आ रही है। मैं इनको एक राय ये दूंगा कि मौजूदा स्तर पर, क्योंकि इनका निवेश 900 के आसपास है और करीबन 60-65 शेयर है इनके पास, तो 50 शेयर इस स्तर पर आप एवरेज करें। यह अनिवार्य इसलिए होगा क्योंकि इनको अपना जो निवेश का स्तर है वो नीचे लाने की बहुत जरूरत है। तो 50 शेयर या फिर जो भी इनके पास निवेश लायक रकम है उतनी क्वांटिटी आप एवरेज करें ताकि आपका स्तर नीचे आ जाए। और 650 से लेकर के 650 तक के लक्ष्यांक निर्धारित है। ये लक्ष्यांक को देख के भी मेरे ख्याल से अनिवार्य होगा अगर ये एवरेज करते हैं। बीपीसीएल ऑयल मार्केटिंग कंपनी, और हाल ही में कच्चे तेल के दामों ने जो तांडव किया है, यूक्रेन का जो आक्रामक परिस्थिति रशियन रिफाइनरी पर हुई थी उसको लेकर के काफी उबाल आया है। आज भी अगर आप देखें तो कच्चा तेल ऊपरी स्तर पर है। अनुमान ये कहता है कि शायद आने वाले समय में आपको ऊपरी स्तर कच्चे तेल के देखने पड़ेंगे। अगर लंबी अवधि का निवेश है बीपीसीएल में तो बने रहे। चलिए, लंबी अवधि का निवेश है तो फिर आपको रुके रहने की भी सलाह दी जा रही है। हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और मुंबई से राजेश हमारे साथ हैं। राजेश नमस्कार। नमस्ते, मेरा नाम राजेश है जी सर। मेरे पास रिलायंस इंफ्रा के 6200 शेयर 90 रुपए के भाव से खरीदे। किस भाव पे लिए हैं आपने? 90 रुपए के भाव पर लिए हैं? या 6200 शेयर रिलायंस इंफ्रा। सर बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं। अब बताइए क्या चाहते हैं हमसे, मार्गदर्शन। मैं पूछना चाहता हूँ, इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए तो इसका क्या भाव होगा? कुछ मुनाफा बुक नहीं करना चाहते? नहीं, बुक नहीं करना चाहते। चलिए, मेरे क्या आपने जो उदाहरण हमारे सामने पेश किया है ना, एक स्टॉक को पकड़े रखने में और उसमें बने रहने में, ये काबिल तारीफ है और इससे सीखने बहुत कुछ मिलता है। रत्नेश के पास तो मैं जाऊंगी टेक लेने के लिए, लेकिन गौरांग, इनकी तारीफ में आप क्या कहेंगे? तो कविता, मेरे ख्याल से शेयर बाजार में कोई भी निवेश करता है तो सबसे पहले तो धैर्य रखने की बहुत जरूरत है, तभी जाकर के आपको शेयर बाजार आपके निवेश के ऊपर मुनाफा कमा के देखता है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश रिलायंस इंफ्रा पर कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन एक चीज और कहना चाहूंगा कि आप निवेश करते हैं मुनाफा कमाने के लिए, और अगर आपको आपके अनुमान से ज्यादा मुनाफा मिल रहा है तो आपको लालच भी नहीं करनी चाहिए और निरंतर समय अनुसार मुनाफा भी समेट लेना चाहिए। मुझे इसी पॉइंट पर आपसे बात करनी थी, और यही बहुत इम्पोर्टेंट बात भी है कि जितना हो सके आपको मुनाफा हल्का हल्का बांध लेना चाहिए, ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन वो एक स्ट्रैटेजी के आधार पर भी आपको करना होता है। मुनाफा बांध कर आप उसको कहीं और सही जगह पर निवेश करें, वो एक योजनाबद्ध तरीके से आपको बढ़ना पड़ता है। खैर, रत्नेश बताइए क्या आप सलाह देंगे? सबसे पहले तो मेरी तरफ से भी ये बधाई स्वीकार करें। काफी लंबे टाइम से होल्ड कर रहे हैं। हालांकि रिलायंस इंफ्रा काफी एक रिस्की स्टॉक है मेरी नजर में। इनको मुनाफा मिल रहा है तो मेरी तो सलाह यही रहेगी कहीं ना कुछ इसमें जरूर पार्शली मुनाफा बांध लेना चाहिए इनको। बाकी में अगर इनको अभी मुनाफा नहीं बांधना तो 230 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ले। उसके नीचे जाने पे तो बिल्कुल इनको जो अपना मुनाफा वो बांध लेना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत लंबी चाल नहीं दिखती इसमें। जो भी अभी भी चार्ट में या किसी तरह के कंपनी में कुछ खास डेवलपमेंट नहीं हुए, तो मुझे ऐसा लगता है कि
बहुत बड़ी तेजी की इसमें अब आगे की उम्मीद नहीं है, तो इसलिए पार्शियली मुनाफा बांधने की सलाह, बाकी 230 रुपए का स्टॉप लॉस लगा। ठीक है। तो फिलहाल पार्शियल मुनाफा आपको इसमें समेटने की सलाह हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से आती हुई। बढ़ते हैं आगे। शिवांग हैं हमारे साथ पिंक सिटी जयपुर से। शिवांग गुड मॉर्निंग, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरे पास ACL गति के शेयर है 130 के प्राइस पे 600, तो इस पे क्या करना चाहिए? अच्छा, गति के शेयर है आपके ACL पास? गति, हाँ गति ACL। ठीक है, ठीक है। ये आपने 133 के एवरेज प्राइस पे लिया हुआ है? हाँ, जब पहले ही केवल गति था, जब सही था, जब से इसमें कुछ मर्जर हुआ है, पता नहीं क्या हुआ, जो ACL। जी, अलकार्गो गति ये हो गई है। जी। हाँ। चलिए, कोई नजरिया आपका लंबी अवधि का या शॉर्ट टर्म व्यू चाहते हैं? जितना मतलब प्रॉफिट, मतलब लॉस तो कवर हो जाए एक बार, उसके बाद। ठीक है। गौरांग सर, कवरेज है आपकी गति पे? 133 की इनकी बाइंग प्राइस है। प्रशांत, क्षमा चाहूंगा, कवरेज नहीं है ऑल कार्गो गति पर, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन शिवांग को एक राय बिल्कुल देना चाहूंगा कि आपने जो भी समय सीमा के अनुसार निवेश किया हो, अगर आपके नुकसान भुगतने की क्षमता से ज्यादा अगर आपको नुकसान होता है, तो आपको कम समय पर कदम उठाने चाहिए। अगर आपकी पूंजी ही जरूरत से ज्यादा सफा हो जाती है, तो फिर उस निवेश में मुनाफा कमाने की दिक्कतें बहुत बढ़ जाती हैं। सतीश, मैं आपके पास आना चाहूंगा इसी सवाल से। गति पे जरा राय दीजिए। फिलहाल जो सवाल है उनका यही है कि जो इनकी बाइंग है, क्या उसके स्तर पे या उसके ऊपर जा सकता है? थोड़ी बहुत मुनाफा आने वाले वक्त में हो सकता है। एल कार्गो गति देखें तो अभी कंटिन्यू अंडर परफॉर्म कर रहा है, और अभी इसमें बहुत ज्यादा अभी बहुत जल्दी तेजी की उम्मीद नहीं है। हालांकि अभी ये बहुत महत्वपूर्ण एक अपने सपोर्ट लेवल पे आ चुका है 90 रुपए का, तो मेरी तो सलाह ये रहेगी कि अभी 90 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ले। अभी एवरेज नहीं करे, क्योंकि अगर ये तेजी करेगा तो 130 135 तक लेवल आ सकते हैं। इसमें जो टेक्निकल बाउंस आ सकता है वहां तक आ सकता है। तो एक 90 रुपए के स्टॉप लॉस से एक 130-35 तक आया तो वहां पे निकलने की मेरी सलाह रहेगी। ऑलराइट, चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और अब सीधा वक्त हो गया है हमारे खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियंस का। और हमारे साथ जुड़ गए हैं स्वास्थ्य का इन्वेस्टमेंट के संतोष मीना। संतोष, हाय, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या है आपका चुनाव? या हाय, गुड मॉर्निंग। आज के मार्केट की बात करें तो आज की थीम कमोडिटी है। आज पहले हमने मेटल में एक अच्छी तेजी देखी है, और फिर ऑयल एंड गैस सेक्टर, और अब केमिकल स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बनते नजर आ रहा है। तो मेरा फोकस रहेगा दीपक नाइट्राइट पे। टेक्निकली आप यहाँ देखिए तो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आते नजर आ रहा है। स्टॉक अपने इंपोर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर निकलते नजर आ रहा है। यहाँ पे 2260 की कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह रहेगी, जो करीबन 60 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। यहाँ पर 85 रुपीज का टारगेट रहेगा एंड 45 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए, तो संतोष मीना की तरफ से यहाँ पर दीपक नाइट्रेट और 58 से 60 की कॉल खरीदने की सलाह, लक्ष्य 85, स्टॉप लॉस हालांकि लगाना होगा 45 का। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष, आपका समय निकाला और दर्शकों को यहाँ पर राय दी। और साथ ही एक रिस्क डिस्क्लोजर भी बता देते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है अगर आप FNO में ट्रेडिंग करें तो अपने आर्थिक सलाहकार के साथ सलाह मशवरा करके ही आगे बढ़ें, क्योंकि अक्सर देखा गया है 10 में से 9 लोगों को यहाँ पर नुकसान ही होता है। तो जागरूक तरीके से पैसे लगाएं। अगले कॉलर को जोड़ते हैं। सुरेश जी हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। सुरेश जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्कार सर, मैं रांची से बात कर रहा हूँ सर। अरे वाह, बताएं क्या जानना चाहते हैं? सर मेरे पास 2 स्टॉक है सर। एक स्टॉक मेरे पास HCL टेक है सर। ठीक है। 1057 का बाई है, 40 स्टॉक्स है मेरे पास। ठीक है। तो मेरे को उसको ऐड करना है सर, कैसे ऐड करूं सर? अभी तो प्राइस बढ़ गया है। और दूसरा मेरे पास सर एल्काइल अमीन है सर, 2800 का बाई पे है सर। ठीक है। वो भी मेरे पास 20 स्टॉक है सर। तो ये 2800 का भाव या उससे ऊपर का भाव मुझे कब तक देखने को मिलेगा सर? ठीक है, तो मतलब एक तो आपने HCL टेक में 1057 की बाइंग की है, और चूंकि अभी ये ऊपर है तो थोड़ा सा आप और चाह रहे हैं कि इसमें क्वांटिटी ऐड करना, ठीक है? यस सर। और दूसरा आपका अल्काइल अमाइंस 2800 के भाव पे खरीदा हुआ है आपने, काफी नीचे आ चुका है आपके भाव से ये स्टॉक, तो आप जानना चाहते हैं कि उस लेवल तक का पहुंचने में कितना समय लगेगा। ठीक है। और सर ये भी जानना था सर, ये अल्काइल अमीन पोर्टफोलियो स्टॉक है कि भाव आने के बाद मैं निकल जाऊं इससे? ठीक है, ठीक है। चलिए,
गौरांग सर, HCL टेक 1057 की बाइंग है, लेकिन क्वालिटी स्टॉक है तो अभी ऊपर है। नीचे किस लेवल पे बाइंग सजेस्ट कर रहे हैं आप कि एक बार और इसमें थोड़ा वो क्वांटिटी ऐड करना चाहते हैं? अल्काइल अमाइंस 2800 की खरीद है। ये जानना चाहते हैं कि मुनाफा कब तक होगा, या इनकी जो बाइंग प्राइस है वहां तक कब तक कितना समय लग सकता है? शांत भाई, HCL टेक खरीदारी की बुनियादी तर्क के आधार पर राय है हमारी, और 1750 के पार के लक्ष्यांक फिलहाल जो अब तक हमने नतीजे देखे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए इस लक्ष्यांक को हमने निर्धारित किया है। कल नहीं लेकिन परसों TCS के नतीजे आएंगे, और कमूमन बाजार में ये अनुमान लगाया जाता है कि TCS एक तरीके से दशा और दिशा दर्शाता है किस प्रकार के भारत के IT क्षेत्र के नतीजे आएंगे। किस स्तर पर मैं तो टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि मैं सक्षम नहीं हूं, लेकिन बुनियादी तर्क पर लंबी अवधि के लिए इनको अगर खरीदना है तो ये स्तर भी बुरा नहीं है, वरना फिर शुक्रवार दूर नहीं है। शुक्रवार को नतीजे आ जाने दीजिए, मेरे ख्याल से बाजार बंद होने के पश्चात नतीजे आएंगे। सोमवार को इनको अगर मौका मिलता है थोड़ा बहुत नीचे तो खरीदे, या फिर आज जिस स्तर पर मिल रहा है तो इस स्तर पर जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं। अल्काइन अमाइंस पर एक कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन एक राय या हिदायत बिल्कुल देना चाहूंगा इनको कि निवेश करने से पहले सब प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या ये कंपनी लंबी अवधि के लिए निवेश लायक है या छोटी अवधि के लिए। निवेश करने के बाद अगर आप प्रश्न पूछते हैं तो वही परिस्थिति हो जाती है कि आपको तैरना नहीं आता और आपने समुद्र में छलांग लगा दिया। ये तो यहाँ पर सलाह के रूप में आपको कुछ बातें जो ध्यान में रखनी चाहिए, और रणनीति यहाँ पर डिसाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मोनिका छत्तीसगढ़ से मेरे साथ फ़ोन लाइन पर है। नमस्कार। हेलो। नमस्कार मोनिका जी, गुड मॉर्निंग। हाँ नमस्कार मैम। सर मेरा ये सवाल है कि मुझे 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है 3 साल के लिए। 3 लाख करने हैं 3 साल के लिए? जी, तो कौन सा स्टॉक सिलेक्ट करें जिसमें मुझे अच्छा रिटर्न मिले? धन्यवाद। मोनिका, कुछ बताएंगी अपने बारे में, आप क्या करती हैं? मैं हाउसवाइफ हूँ। अच्छा, और आप जो पैसे लगाना चाहती हैं ये आपकी खुद की बचत है? हाँ जी, बचत है हमारी। आपकी खुद की बचत है, पर्सनल? कैसे बचाएं अपने पैसे, कुछ नुस्खा हमारे दर्शकों को भी दें। मिलते हैं या इससे कुछ मिल गया, वो बचाया करता है। बहुत खूबसूरत मोनिका। और प्रशांत, मेरे ख्याल से यही देखिए, बचत तो ना, जैसे कि हम कहते भी हैं बचत हमारी आदत में ही शुमार है, लेकिन ये एक गृहिणी है, और गृहिणी से न सिर्फ घर बल्कि आर्थिक बागडोर कोई और बेहतर संभाल नहीं सकता। बिल्कुल सही बात आपने कही। हाँ। मुझे याद आता है कि हमें जब अचानक से कभी जरूरत होती थी, हाँ, तो माँ के पास से जरूर हमेशा उनके पास पैसे होते थे, वो कहीं से भी निकाल कर, किसी भी डिब्बे में से कहीं से भी निकाल के आपको दे देती थी, है ना। तो मोनिका जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे दर्शक अपने सवाल हमें भेजते हैं तो हमें एक तरह से प्रोत्साहन मिलता है कि आप ही की योजना को कैसे आगे बढ़ाया जाए। गौरांग, रत्नेश, आप दोनों से ही मैं इनके लिए सलाह लूंगी। गौरांग, आपके पास आऊंगी। 3 लाख रुपए इनको 3 साल के लिए लगाने हैं और खुद की बचत है ये इनकी। मैं बहुत संतुष्ट महसूस करता हूं और बहुत आनंद आता है कविता, जब मोनिका जैसे महिलाएं शेयर बाजार से जुड़ने का प्रयास करते हैं, और वो भी ये सोच और विचारधारा के आधार पर कि हमने जो पूंजी बचाई है उसको अब निवेश करके काम पर किस प्रकार से लाएं। और शेयर बाजार में आपका स्वागत है मोनिका जी, लेकिन एक हिदायत बिल्कुल दूंगा, शेयर बाजार सभी जोखिमों के अधीन है। इसमें कोई गारंटी नहीं होती है कि आपको निवेश के ऊपर मुनाफा मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, लेकिन सोच बूझ कर लंबी अवधि के लिए अगर आपने सक्षम और अच्छी कंपनी में निवेश किया है तो आपको शेयर बाजार मुनाफा बिल्कुल कमा के देगा, लेकिन इसकी कोई गारंटी वगैरह नहीं है। 3 लाख रुपए जो इनको लगाने हैं, तो मैं 3 दिग्गज नाम यहाँ पर लेना चाहूंगा कविता। पहला होगा रिलायंस, दूसरा होगा L&T और तीसरा होगा HDFC बैंक। 3 लाख रुपया 3 हिस्सों में 1-1 लाख रुपया करके आप इन तीनों कंपनियों में निवेश करें। 30 सेकंड और चाहूंगा कविता। हमने स्कूल और कॉलेज में पढ़ा था कि बचत किस प्रकार से होती है, तो आमदनी में से खर्चा हम निकाल देते हैं तो उसको बचत कहते हैं। ये 20 साल पहले या 15 साल पहले अनिवार्य था।
आज के तारीख में उस फॉर्मूला को हमने चेंज किया है और हम हमेशा हिदायत देते हैं कि पहले के फॉर्मूला को इस्तेमाल नहीं करें, उसको थोड़ा बदल दे आप। तो आमदनी उसमें से आप निवेश निकाल दीजिए और जो बचता है वो खर्चा कीजिए, अपने आप आपका खर्चा कम हो जाएगा। इस प्रकार का ये नया फॉर्मूला अगर आप इस्तेमाल करते हैं। बहुत बढ़िया। और ये जो फॉर्मूला दिया है मेरे ख्याल से ये मोनिका जी और वो तमाम लोग जो कि अपनी आर्थिक रणनीति बनाना चाहते हैं उनको एक गुरु मंत्र के तौर पर जो है इसको गांठ बांध लेना चाहिए। रत्नेश, जल्दी से आपका भी एक टेक चाहूंगी। वैसे तो रिलायंस, एल&टी, HDFC गौरांग की पिक्स है, आप बताएं। नहीं, बिल्कुल वो काफी अच्छा इनका डिसीजन है, क्योंकि 3 लाख रुपए से बचत नहीं करें, निवेश करके उस पैसे को बढ़ाना चाहते थे। काफी बड़ी सीख है ये। आने वाले मतलब इस समय की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जो मेरी तरफ से पीक रहेंगे उनको मेरे हिसाब से टीसीएस, टाटा स्टील और हिंद कॉपर, ये जो 3 मुझे ऐसा लगता है कि इनको काफी अच्छा रिटर्न और काफी सेफ बेट में ये लगा सकते हैं अपने पैसे। तो मोनिका जी, आपको आगे के लिए शुभकामनाएं और आप इसी तरह से शेयर बाजार में अपनी जानकारी बढ़ाते रहिए, जागरूक रहिए और अपने निवेश का जो दायरा है वो और ज़्यादा आपका बेहतर हो, यही हमारी कामना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रथमेश पाटिल का सवाल है यूट्यूब पे और इन्होंने हमारे शो की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि वो हमारे शो के काफ़ी बड़े फ़ैन हैं और उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि ईटी नाउ स्वदेश के शो से उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ है, जिस तरह की राय यहाँ पर मिलती है। इसके साथ ही उन्होंने एक सवाल पूछा है लॉन्ग टर्म के लिहाज से। REC लिमिटेड पे इनका सवाल है। 68 शेयर इनके पास हैं। 491 रुपए के भाव पे इन्होंने REC लिमिटेड में इन्वेस्ट किया हुआ है। NHPC 103 रुपए के भाव पे इन्होंने 21 शेयर लिए हुए हैं। गौरांग सर बताइए, REC लिमिटेड और NHPC इन दोनों पर राय दीजिए, लॉन्ग टर्म का नजरिया है। के ऊपर राय दूंगा, निजी राय नहीं दूंगा प्रशांत, क्योंकि कवरेज नहीं है। दोनों सरकारी कंपनियां हैं, एक ऊर्जा वितरीकरण में जुड़ी हुई है जैसे REC और दूसरी ऊर्जा उत्पादन NHPC। ऊर्जा क्षेत्र काफी अच्छा कर रहा है प्रशांत, जिस प्रकार से नीतियों में बदलाव हुआ है और जिस प्रकार से गर्मी का प्रकोप चल रहा है, मेरे ख्याल से ऊर्जा की मांग और बढ़ेगी और नई ऊर्जा उत्पादन क्षमता सरकार ने प्रोत्साहन दिया है जोड़ने के लिए और सभी कंपनियों को इसका लाभ होगा। दोनों ही कंपनियां सक्षम और मजबूत है, बैलेंस शीट काफी अच्छी है और जिस क्षेत्र से जुड़ी हुई वहां पर नीतियों में जो बदलाव हो रहा है उसके कारण लंबी अवधि में जो नतीजे आएंगे उस पर एक सकारात्मक असर होने की संभावना है। चलिए, तो ये सलाह आती हुई तमाम काउंटर्स पर, लेकिन इसी के साथ हमारा आज का योर स्टॉक के लिए समय जो है वो समाप्त हो चुका है। रत्नेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और दर्शकों को सलाह दी।